बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आगे तक भी बहुत काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये अपने 10th में भी 7 चैप्टर के रूप में है, 11th में भी इसका 2nd चैप्टर है, और भी सारे जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित हमेशा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि एटम्स क्या होता है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज जो है किस प्रकार से हुई, इसके अंदर कौन कौन से और पार्टिकल्स पाए जाते हैं और उनकी भी खोज जो है वो किस प्रकार से की गई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके थोड़े से परिचय की। मैं आपको बता दूं कि परमाणु संरचना जो होती है उसका जो खोज, जो इसकी संरचना के बारे में जो मॉडल दिए गए, कई प्रकार के प्रतिरूपों को जो डिस्कवर किया गया, तो उसमें कौन कौन सा इसका इतिहास था इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। कि इस अध्याय में हम जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले जो वैज्ञानिक का अगर नाम आता है वो आता है महर्षि कणाद। महर्षि कणाद तथा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से लेकर आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी तक परमाणु मॉडल के विकास का अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए पदार्थ की मूलभूत इकाई जो होती है परमाणु, उसकी संरचना को समझना बहुत आवश्यक होता है। यानी जब भी हम पदार्थ की बात करेंगे तो हमें परमाणु की संरचना के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत के बारे में, क्योंकि अपने जो भारतीय वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद, इन्होंने भी परमाणु के बारे में काफी कुछ बताया। तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले अपन महर्षि कणाद के परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी बहुत पहले ही परमाणु के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अपन बात करते हैं कि महर्षि कणाद जो है उन्होंने बुद्ध से 800 वर्ष पूर्व इस धारणा का सूत्रपात किया था कि द्रव्य जो होता है उसकी जो रचना है वो बहुत ही सरल तथा अपरिवर्तनीय कणों से हुई है। ये बात महर्षि कणाद ने बहुत पहले बता दिया था। इन कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। उनके अनुसार 4 शाश्वत जो तत्व होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें से प्रत्येक तत्व जो होता है एक विशेष गुण वाले परमाणु से मिलकर बना होता है। पार्थिव परमाणुओं में गंध का, यानी उन्होंने जो परमाणुओं की बात की, उसने कहा कि जो पार्थिव परमाणु होते हैं उसमें गंध का, जलीय परमाणु जो होते हैं उसमें स्वाद का, आग्नेय परमाणु जो होते हैं उसमें रंग का, तथा वायव्य जो परमाणु होते हैं यानी उसमें जो होता है उसमें स्पर्श का गुण होता है। उन्होंने इस बात को बताया, यानी आध्यात्मिक रूप से जोड़कर उन्होंने परमाणु की पूरी परिकल्पना के बारे में बताया। ये सभी परमाणु जो होते हैं सक्रिय तथा गोलीय होते हैं, यानी कणाद ने उस समय बता दिया था कि जितने भी परमाणु होते हैं वो सक्रिय होते हैं और गोलीय होते हैं, और इनका विस्तार लगभग ज्यामितीय बिंदु जितना होता है। उन्होंने ये कहा कि जो विस्तार होता है परमाणु का वो ज्यामितीय बिंदु के समान होता है। तो इसने महर्षि कणाद ने परमाणु के सिद्धांत के बारे में ये कुछ जानकारियां बताई। इसके अलावा जो वैज्ञानिक कणाद थे उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रकार के परमाणु जो होते हैं वो अन्य प्रकार के परमाणुओं से संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। 2 परमाणुओं के संयोग से द्वियक यानी द्विअंगी यौगिक की उत्पत्ति होती है। 3 अणुओं के संयोग से त्रियक अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार उन्होंने और भी आगे अधिक संयोग से त्रियक, तृतीयक, चतुष्क आदि यौगिकों के बनने के बारे में बताया। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटॉमिक कहा। उन्होंने उनको एटम्स कहा। यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया, यानी उन्होंने जो इनको शब्द एटम कहा वो जो वास्तव में जो शब्द था वो ग्रीक भाषा का शब्द एटोमियो से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है ना काटा जाने वाला या अविभाज्य पदार्थ। परमाणु के बारे में ये सभी विचार जो थे केवल दार्शनिक मत थे, क्योंकि अपन ने जो भी बात की वो सारे दार्शनिक मत थे और इनका कोई वैज्ञानिक और प्रायोगिक आधार नहीं था। इसलिए परमाणु की संरचना के बारे में जब भी बात शुरू हुई तो वो होती है वैज्ञानिक डाल्टन से। तो हम पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि परमाणु के कौन कौन से मॉडल दिए गए,
उसकी संरचना में कौन कौन से मॉडलों का या प्रतिरूपों के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों परमाणु सिद्धांत और उसके मॉडल की। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले परमाणु सिद्धांत और इसके कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। यानी कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत या उसको अपन कहते हैं परमाणु मॉडल के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि परमाणु की संरचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वैज्ञानिक डाल्टन का। यानी वैज्ञानिक पर करना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले जो था वो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसकी अपन बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सन 1808 में सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु के अविभाज्यीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था वो दिया था सन 1808 में। ठीक है बच्चों, यह परमाणु सिद्धांत जो है वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण तथा निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर दिया गया था। इसके प्रमुख जो बिंदु हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इन्होंने अपनी बातें बताई, उसके बारे में अपन बात करते हैं कौन कौन सी बात इन्होंने। तो पहला जो इन्होंने पॉइंट बताया वो था कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। ये बात उन्होंने बताई। यानी पहली बात बताई कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरी जो उन्होंने बात बताई वो बताई कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होते हैं, अर्थात इन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो दूसरी जो इनकी बात थी वो थी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं या अविभाज्य होता है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इसने कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो होता है वही परमाणु होता है, इसे और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ये सबसे छोटा कण होता है। फिर इसने बात बताई एक और कि एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात भार, आकार तथा रासायनिक गुणधर्मों में भी समान होते हैं। यानी एक ही तत्व के सभी परमाणु, अगर एक ही तत्व के हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। समान होते हैं किस किस चीज में, चाहे उनके भार की बात हो, चाहे आकार की बात हो, चाहे रासायनिक गुणों की बात हो, सभी में वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। कब? जब वो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। यदि ये परमाणु जो हैं भिन्न भिन्न तत्वों के हैं तो उनका आकार, भार, रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, अब बात करें अगली, कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी क्या होते हैं, परमाणु भी भिन्न होते हैं। भिन्न होने का मतलब क्या हुआ, उनके जितने भी गुण हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाएगी। फिर इसने जो पांचवी जो बात बताई डाल्टन ने, वो ये कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो उसने जो पांचवी बात बताई बच्चों, उसमें ये बताया
कि जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, विभिन्न परमाणु जो होते हैं, वो अपने सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में, यानी सबसे छोटी जो होती हैं पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करके क्या कर देते हैं, यौगिक बना देते हैं। तो उसने कहा कि परमाणु अपनी छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में, यानी संख्याएं उनकी पूर्ण होगी, पूर्ण संख्याओं में संयोग करके क्या कर देते हैं, यौगिक बना देते हैं, यौगिक बनाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि परमाणु जो होते हैं आपस में क्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। इसी बात को उन्होंने बताना चाहा। लेकिन बात क्या होती है, हालांकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है कई तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में दी गई जानकारी जो होती है उससे वैज्ञानिक और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम जितने भी अन्वेषण हुए उनकी एक नींव रखी गई थी उस समय, कि डाल्टन ने इसकी शुरुआत की परमाणु संरचना के बारे में कुछ बताने का। 19वीं शताब्दी के अंत तक यह ज्ञात हो गया था कि परमाणु में कुछ छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं जिन्हें अवपरमाणु कण या हम उनको सब एटॉमिक यूनिट्स कहते हैं। इन अवपरमाणविक कणों की खोज के बाद परमाणु संरचना में और अधिक संशोधन हुआ और आगे परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए। तो अपन इसके आगे जो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे वो डाल्टन के बाद जो वैज्ञानिक आए थे वो वैज्ञानिक आए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु का काफी विकसित अपना एक प्रतिरूप प्रस्तुत किया जिसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं और उसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो अपन बात करते हैं बच्चों जे थॉमसन की। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ये सन 1898 में इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी अपन बात करते हैं इसके मॉडल की, तो 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया। तब तक क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, अतः परमाणु में इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आंतरिक संरचना को समझने के लिए मॉडल दिया गया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक गोला होता है, धन आवेशित गोला होता है। यानी जो पूरा गोला है इसमें धन आवेश जो होता है वो बिखरा हुआ पाया जाता है और इस पूरे धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रूप से फैले रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रूप से बिखरे रहते हैं। ये बात इन्होंने बताई। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस परमाणु में उपस्थित होते हैं। यानी ये जो है ये तो इलेक्ट्रॉन और ये धन आवेशित गोला 10⁻⁻10 मीटर आकार का इसका इन्होंने आकार बताया। तो ये जो प्रतिरूप था ये थॉमसन ने बताया। सबसे पहले थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है लगभग 10⁻10 मीटर आकार का एक गोला होता है, धन आवेशित गोला होता है, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रूप से बिखरे रहते हैं। ये उसी प्रकार से बिखरे रहते हैं जैसे एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसलिए इसको कहा जाता है। प्लम पुडिंग जो होता है एक प्रकार का क्रिसमस केक होता है जिसमें धन आवेश को तो पुडिंग की तरह और इसके चारों तरफ जो व्यवस्थाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लम की तरह बिखरे रहते हैं। ये उसी प्रकार से होता है जैसे एक बूंदी का जो लड्डू होता है, उस लड्डू में पूरा जो लड्डू में जो बूंदी होती है वो तो धनावेश की तरह होती है, लेकिन जो उसमें इलायची के दाने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे रहते हैं। इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। इसलिए कहा गया कि जिस तरह से तरबूज का लाल भाग जो होता है धनावेशित गोले की तरह कार्य करता है और उसके अंदर जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह पाए जाते हैं। यानी जिस तरह से तरबूज में बीज पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं परमाणु के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। तो इस तरह से
थॉमसन जो था उसने सबसे पहले परमाणु के बारे में जो बताया था वो तरबूज मॉडल या प्लम मॉडल। थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है वो धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा उसमें बिल्कुल समान होती है, यानी परमाणु जो होता है वो विद्युतीय उदासीन होता है। इस बात को इस थॉमसन ने बताया। इसने कहा कि इनमें धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बिल्कुल समान होती है। इस प्रकार ये मॉडल जो था परमाणु का वो विद्युत रूप से उदासीन होना तो स्पष्ट हो गया, परंतु ये रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को नहीं समझा सका, इसलिए ये जो मॉडल था बच्चों ये असफल हो गया। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए थे तीसरे, रदरफोर्ड। उन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया। उन्होंने एक सोने की पतली बिल्कुल बारीक झिल्ली ली और झिल्ली से ये समझाया। उन्होंने अल्फा कणों की उस पर बौछार की और बौछार से कई प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त किए। उन प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्रयोग आखिर क्या है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके जो शिष्य थे उन्होंने सन 1911 में, बात अपन अब कर रहे हैं 1911 की, 1911 में सोने की एक बिल्कुल पतली झिल्ली ली, बारीक झिल्ली ली, उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की और प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग कहते हैं। उन्होंने क्या किया अपन देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने एक प्रयोग को अंजाम दिया। उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कण का जो स्रोत होता है उस अल्फा कण के स्रोत को यहाँ रखा और एक बिल्कुल बारीक सोने की बिल्कुल बारीक झिल्ली उन्होंने काम में ली। उस झिल्ली के चारों ओर उन्होंने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया। स्फुरदीप्ति युक्त उन्होंने पर्दा लगाया। ये पर्दा उन्होंने इसलिए लगाया कि जब अल्फा कण इससे टकराएंगे तो उससे प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, स्फुरदीप्ति उत्पन्न होगी। इस स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने के लिए उसने इस पर क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। जिंक सल्फाइड का लेप करने से जब भी अल्फा कण इससे टकराएंगे तो उसमें से स्फुरदीप्ति उत्पन्न होगी। तो ये जिंक सल्फाइड का लेप युक्त स्फुरदीप्ति पर्दा उन्होंने यहाँ पे लगाया। ठीक है बच्चों, पर्दा लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, ये जो स्रोत है अल्फा कण स्रोत, इस अल्फा कण के जो स्रोत से जब इस सोने की जो पतली झिल्ली है, सोने की झिल्ली, ये जो सोने की झिल्ली है जिसका आकार लगभग 100 नैनोमीटर या 10 की घात माइनस 7 मीटर इसकी मोटाई थी, यानी 100 नैनोमीटर या 10 की घात माइनस 7 मीटर मोटाई की ये झिल्ली थी। जब इस झिल्ली से अल्फा कणों की बौछार की गई, अल्फा कणों की स्रोत से जब अल्फा कण इस झिल्ली पर बमबारी की गई तो हुआ क्या, कुछ अल्फा कण जो थे वो तो सीधे ही निकल गए इस तरह से, और उसमें से स्फुरदीप्ति। कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो गए, विक्षेपित हो गए। लेकिन 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, यानी लौट करके वहीं पर आ गया। तो उसने इस प्रयोग के आधार पर कई सारे प्रेक्षण प्रस्तुत किए। उसके बारे में अपन देखते हैं कि रदरफोर्ड ने आखिर क्या क्या प्रेक्षण देखा। उन्होंने जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी की बच्चों, तो इसमें से ये जो कण थे, ये कण वे थे जो अविक्षेपित अल्फा कण, यानी जिनका विक्षेपण नहीं हुआ था। ये कण जो थे वो थे विक्षेपित अल्फा कण, विक्षेपित अल्फा कण, यानी इनका विक्षेपण हो गया था। और ये जो कण था, एक कण 20,000 में से एक कण जो था
20,000 में से एक कण, एक अल्फा जो कण था वो लौट करके 180 डिग्री पर वापस आ गया। ठीक है, तो इस प्रयोग से उसने निम्न प्रेक्षण प्राप्त किए। क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त किए बच्चों? पहला जो प्रेक्षण उसने प्राप्त किया कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो सोने की झिल्ली में से क्या हुए, सीधे निकल गए, सीधे निकल गए, यानी बिना विक्षेपित हुए उसमें से आर पार चले गए। दूसरा जो उन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किया कि बहुत कम अल्फा कण जो थे वो क्या हुए, अपने कोण से विक्षेपित हो गए। ऐसे बहुत कम कण थे और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर यानी उन्हें लौट आया। यह प्रेक्षण जो था, ये जो बात थी रदरफोर्ड के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। ये उतनी ही अविस्मरणीय घटना थी जिसे उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि मानो एक 14 इंच का मोटा तोप का गोला किसी एक बहुत ही पतले कागज से टकरा करके उन्हें लौट आया हो और क्या किया हो, उस तोप चलाने वाले पर वार करके उसी पर उल्टा पलट गया हो। ये घटना उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि मानो एक बहुत मोटा तोप का गोला, कितना, वो भी 14 इंच का, एक पतले से कागज से टकराकर उन्हें लौट आया हो और मारने वाले पर ही चोट कर दी। इतनी अविस्मरणीय घटना उनके लिए घटी। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर इसने जो प्रेक्षण प्राप्त किए, उन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले, जिसकी बात अपन करते हैं कि कौन कौन से उन्होंने परमाणु के बारे में बातें बताई कि वास्तव में परमाणु क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से उन्होंने निष्कर्ष। तो रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले थे बच्चों, उसमें पहली बात उन्होंने बताई कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला और आवेशहीन होता है, क्योंकि उनमें से सारे कण इसमें से अविक्षेपित होकर निकल गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु जो होता है इसका अधिकांश भाग क्या होगा, खोखला होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जब ये कण अपने कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात समस्त धनावेश जो होता है वो परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में एक ही जगह केंद्रित रहता है, एक ही जगह द्रव्यमान जो होता है पूरे परमाणु का वो पाया जाता है। परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। इस धन आवेशित आयतन को ही उन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। यानी बच्चों, नाभिक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने कर दी थी। परमाणु का आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर तथा नाभिक का आकार लगभग 10 की घात -15 मीटर होता है। ये बात उन्होंने बता दी। यानी नाभिक जो होता है वो परमाणु से बहुत ही छोटा होता है। तो इन निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उसे परमाणु का जो मॉडल है उसमें क्या था कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके मध्य स्थित नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो रिक्त होता है। ये बात अपन ने अभी कही थी कि जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो रिक्त होता है, जिसमें नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्ष में क्या करते रहते हैं, तीव्र गति से चक्कर लगाते रहते हैं। और जिन पथ पर ये चक्कर लगाते हैं उन पथ को क्या कहा गया, कक्ष कहा गया या ऊर्जा स्तर कहा गया। परमाणु जो होते हैं वो विद्युत उदासीन होता है, अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो ये बात रदरफोर्ड ने उस समय बता दी थी कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके नाभिक के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, नाभिक में उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अगर अपन इसकी संरचना की बात करें कि जो मॉडल उन्होंने दिया था रदरफोर्ड ने नाभिक का, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, अगर अपन वो संरचना देखें तो उन्होंने इसको भी एक गोलाकार यानी 10 की घात -10 मीटर के आकार का एक गोला बताया, जिसके अंदर यानी उन्होंने कहा कि परमाणु जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर का एक गोला होता है, जिसके मध्य में संपूर्ण केंद्र भाग में नाभिक और द्रव्यमान जो होता है वो उसके केंद्र में स्थित होता है। यानी जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके नाभिक में पाए जाते हैं। बच्चों ये बात बताई। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। किसके? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसे ही हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो ये जो मॉडल था ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाया। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो होते हैं आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो सौर मॉडल का प्रतिरूप बताया गया। यानी इससे क्या बताया गया? सौर मॉडल का प्रतिरूप बताया गया। सौर मॉडल का प्रतिरूप क्यों बताया गया? कि जिस प्रकार से सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी वृत्ताकार कक्ष में नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इस प्रकार घूमते हैं जैसे विभिन्न ग्रह जो हैं वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए बच्चों इसे सौर मॉडल भी कहा गया। अब अपन बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां, यानी क्या क्या कमियां पाई गई। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें कई सारी कमी पाई गई। पहली कमी इसकी क्या थी कि यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, यानी बता नहीं सका कि परमाणु स्थायी होता है। यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विकिरण उत्सर्जित करता है, और जब वो विकिरण उत्सर्जित करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होती चली जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर सर्पिलाकार चक्कर लगाते हुए अंततः उसमें गिर जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। यानी जो रदरफोर्ड ने बताया उसके अनुसार तो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नाभिक के चारों तरफ जब घूमता जाएगा तो विकिरण उत्सर्जित करेगा, उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी और कम होते 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 अंत में वो नाभिक में समा जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। इस बात को रदरफोर्ड जो है वो नहीं समझा सका। दूसरी इसकी कमी क्या थी कि यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किस कक्ष में उपस्थित होता है। यानी परमाणु में स्पेक्ट्रम तथा कक्ष की उपस्थिति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसकी व्यवस्था को ये स्पष्ट इसमें बच्चों अपन ने आज का जो वीडियो है उसमें 3 जो मॉडल्स हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अगला जो वीडियो होगा उसमें अपन नील्स बोर की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, यानी परमाणु के बोर मॉडल जो है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे अपन आप जो है इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।